ये वीडियो जावा ट्यूटोरियल पे होगी। W3 स्कूल से हम जावा ट्यूटोरियल का पोर्शन देखेंगे एरेस तक। यहाँ जावा का इंट्रोडक्शन इसको 1995 में जेम्स गोसलिंग ने इन्वेंट किया था, बनाया था। और सबसे पहले ये पीडीएस में यूज़ होना शुरू हुई थी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स में, और थ्रू आउट द ईयर एवोल्यूशन होती रही जावा की, और बहुत मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और अब मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो रही है बहुत वाइडली। जावा बाइट कोड बनाता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप एक दफ़ा आपने रन कर ली जावा की एक फ़ाइल, आपने सोर्स कोड आपने रन किया है, उसकी दोबारा उसकी फ़ाइल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं विदाउट रनिंग द एक्चुअल मतलब कोड। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा का कोड, के बाइट कोड है, और इजी टू लर्न है, सिंपल टू यूज़ है, और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती रहेगी जितनी मतलब आपके कम्युनिटी मेंबर्स है। और सी शार्प और सी प्लस प्लस के बहुत ज़्यादा करीब है ये जावा। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी हुई और अब आप जावा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ये भी हो जाए। अपनी मशीन में आपने जावा रन कैसे करनी है, जावा इंस्टॉल कैसे करना है, वो अब हम देख लेते हैं। आपने सबसे पहले अपना CMD खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसमें आप जावा वर्जन लिखेंगे, जावा वर्जन, और इंस्टॉल हुआ अगर तो आपके कुछ इस तरह शो हो जाएगा, जावा वर्जन 17 18 कुछ इस तरह। और अगर ना हुआ तो कुड नॉट फाइंड जावा क्लास कुछ इस तरह कह देगा वो आपको। अगर उस तरह का कुछ सीन होता है तो आप बस JDK इंस्टॉल कर लेंगे, JDK लिखेंगे, आपको पहला लिंक आ जाएगा ओरेकल की तरफ से, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप विंडोज़ में, या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में जाएंगे, और आप यहाँ से कोई भी अपनी डिज़ायर्ड जो भी आप फाइल यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद आपको कुछ इस तरह अपने डाउनलोड्स में आपको JDK पड़ी हुई मिल जाएगी, इसको आप रन कर लेंगे। मैंने तो की हुई है तो खैर मैं नहीं करूँगा। और इसको करने के बाद आप अपनी C ड्राइव में जाएंगे, आप अपनी प्रोग्राम फाइल्स खोलेंगे, इसके अंदर आपको जावा का फोल्डर नज़र आएगा। जावा का फोल्डर ओपन करेंगे, JDK 17 या 18 जो सी भी आपने की हुई है वो आपको नज़र आएगी। आप बिन ओपन करेंगे, आप सारा पाथ कॉपी करेंगे। इसके बाद आप दिस PC प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, आप यहाँ से आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे, पाथ एडिट, और न्यू पाथ आपने रखना है। मैंने ये पहले दिया हुआ है जिसकी वजह से ये ऊपर शो हो रहा है जावा JDK 17, तो मैं नहीं दूंगा। आपको अपना पाथ पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे तमाम, मतलब जितनी भी ये विंडोज़ ओपन हुई हुई हैं उसको ओके करेंगे। मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। इसको करने के बाद आप CMD दोबारा ओपन करेंगे और जावा वर्जन दोबारा लिखेंगे। ओह सॉरी, मैंने वो नहीं लगाया, स्पेस नहीं दी। जावा वर्जन, और कुछ इस तरह ही शो होगा आपको। अगर इस तरह हो जाता है तो आप मतलब आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया जावा अपनी मशीन में। बस ये खैर इतना ही था। जावा इंस्टॉल कर लिया आपने अपनी मशीन में। अब आपने कोई आईडी करनी होगी। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ। इसको हम इंस्टॉल कर लें, स्टूडियो कोड डाउनलोड्स, इधर चले जाएंगे आप, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल भी कर लेंगे, और इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा आपको। एक मिनट, कुछ इस तरह से आपको विंडो शो होगी, आपकी वेलकम विंडो। आप अपना डिज़ायर फोल्डर फाइल्स में जाके ऑप्शंस, और यहाँ से आप जो सा भी फोल्डर इस्तेमाल करना चाहें सेलेक्ट फोल्डर, आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं। इसको आप यस कर देंगे। इसके बाद आप जो पहला काम करेंगे वो कोड रनर की एक्सटेंशन होगी एक, आप वो इंस्टॉल कर लें। मैंने तो की होगी, इंस्टॉल हुई है इसमें। कुछ ये है, और
इसके बाद आप सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स, उसके बाद एक्सटेंशंस में आप रन इन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाएंगे। इधर आपको रन इन टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। रन इन टर्मिनल, ये रन इन टर्मिनल आप क्लिक कर देंगे तो आप मतलब जावा का कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं अपनी मशीन पे। जावा का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। कॉपी करेंगे, अपने एडिटर में जाएंगे, मेन डॉट जावा बनाएंगे फाइल, मैंने पहले ही दे दी है, इसका कंट्रोल ओके, इसे रन करें। हेलो वर्ल्ड, ओके। जो फाइल का नाम होगा पब्लिक क्लास से आगे आप जो भी लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 5 मैं लिख देता हूँ, तो मुझे एडिटर एरर दे रहा है कि फाइल का नाम मैच नहीं कर रहा। अब ठीक है, नाम सेम होना चाहिए, इसी तरह पब्लिक क्लास का और आपकी डॉट जावा फाइल का। पूरे प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, अगर आप 2 पब्लिक क्लास बना देंगे तो आपको एरर दे ही देगा, वो आपको पता लग ही जाएगा, ये कोड नहीं चलेगा। पब्लिक क्लास एक होगी और नाम डॉट जावा फाइल वही होगी जो पब्लिक क्लास के आगे आपने लिखा हुआ है। नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे कि अभी हम करके देख लेते हैं, एरर आ जाएगा। अभी हमने देख लिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये प्रिंट करवाने के काम आएगा, आप जो भी प्रिंट करवाना चाहेंगे, बस इसका काम प्रिंटिंग का ही है। सिंगल लाइन जावा कमेंट्स आप 2 स्लैशेस लगा के कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन जावा कमेंट्स जैसे कि हम देख लेते हैं, हम चाहते हैं कि एडिटर हमारा कंपाइलर ये मिस कर दे, इग्नोर कर दे तो हम स्लैश और मल्टीप्लाई का लगा देंगे साइन, तो ये सारा कुछ इग्नोर हो जाएगा। कुछ इस तरह कमेंट्स होंगे, कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब कोड से रिलेटेड डिक्लेरेशन हो रही हो कहीं किसी वेरिएबल की या कुछ भी हो रहा हो, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं उसके कि यहाँ क्या हो रहा है। हेल्प करेगी, अगर आपका कोई कोड इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पता लग जाएगा देख के कि कहाँ क्या हो रहा है। वेरिएबल डाटा कंटेनर होते हैं, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉपी करेंगे, अपने एडिटर में पेस्ट करेंगे, फिर हम रन करेंगे। जॉनी प्रिंट होगा क्योंकि जैसे वहाँ लिखा हुआ था, अभी हम कमेंट में ही लिखेंगे। ये वेरिएबल किस टाइप का होगा वो हमने पहले लिखना होता है, वेरिएबल का नेम हमने बाद में लिखना होता है, उसके फिर हमने इक्वल यूज़ करना होता है, उसके बाद हमने असाइन करनी होती है कोई वैल्यू वेरिएबल को। जिस तरह इस केस में मैं अब्दुल्ला भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, मतलब अपना नाम या कुछ भी टेक्स्ट टाइप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो उस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि अभी भी जॉनी थी। ठीक है, दोबारा कमेंट को भी देख लेते हैं। ये वेरिएबल प्रिंटिंग ये कैसे करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। उसे देख तो लिया हमने वेरिएबल कैसे प्रिंट करते हैं, लेकिन जोड़ो जोड़ो फर्स्ट नेम हमने उसको जॉन असाइन किया हुआ था, लास्ट नेम को हमने डो असाइन किया हुआ था। फुल नेम में हमने इन दोनों को ऐड करके हमने एंड कैच की वैल्यू इसके अंदर, और हमने अगर फुल नेम प्रिंट करवाया तो जो डो लिखा हुआ आ गया। कुछ इस तरह से वेरिएबल वर्क करते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं आप इस तरह वेरिएबल्स को।
वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर और मल्टीपल, ये कैसे होगा? ओके, देखते हैं। इतने को हम अभी कॉपी कर देते हैं और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं। एक मिनट में टर्मिनल नया बना लो, काफ़ी कुछ हो गया टर्मिनल में। अच्छा, तो एडिटर हमें यहाँ प्रॉब्लम्स में बता रहा है कि आपने ये वेरिएबल डिफाइन तो किया नहीं हुआ, कहीं डिक्लेयर तो किया नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे आ गए हैं? इस पार्ट को कहते हैं डिक्लेयर करना, और जहाँ आप वैल्यू असाइन करते हैं उस पार्ट को कहते हैं इनिशियलाइज करना। ओके, तो कुछ इस तरह होता है। और अगर आप ये एक ही स्टेप में करना चाहें तो x इज इक्वल टू 4, ये भी वही काम देगा जो ऊपर वाला। कोड दे रहा है। ये सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही जगह पे हो गया। अगर हम y भी इधर करना चाहें तो वो भी हम ऐसे कर लेंगे। यू नहीं, यही था 9, कुछ इस तरह। तो हमें एरर भी ख़त्म हो गया, हमारा प्रॉब्लम्स थी हमें शो हो रही थी यहाँ, वो भी ख़त्म हो गई हैं, और हमें रिज़ल्ट भी शो हो गया है 20, जो कि इन दोनों का सम है। और इस कुछ इस तरह डिक्लेयर करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर्स भी देखते हैं क्या चीज़ है ये। कुछ शो नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली हमने कुछ प्रिंट नहीं किया होगा। खैर, अगर मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं एम यूज़ किया है तो कोई और मेरा प्रोग्राम देखता है, या मैं ही अपना प्रोग्राम काफ़ी टाइम बाद देखता हूँ, तो मुझे सही तरह एम बता नहीं रहा कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं मिनट्स पर आवर लिखता हूँ तो ये तो मतलब बहुत आसानी हो गई है मेरे लिए, या कोई और मेरा कोड देखता है तो उसके लिए कि ये वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छी प्रैक्टिस है ये, और यूज़ करना चाहिए अपना कोड। डेटा टाइप्स क्या होती हैं हम ये भी देख लेते हैं। हम कॉपी करेंगे, अपने एडिटर में जाएंगे, एडिटर में चले गए, हम कॉपी किया वही कोड। अगर हम प्रिंट करवाएं तो ऑब्वियसली हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया हुआ, इस वजह से हमें कुछ प्रिंट होके नहीं मिलेगा। खैर, इंटीजर टाइप को आप इस तरह करते हैं, अगर आपने कोई वैल्यू इंटीजर में लेनी है और फिर आपने फ्लोट में लेनी है तो आप इस तरह फ्लोट में, फ्लोट मतलब पॉइंट वैल्यूज डेसिमल में होगी। इस तरह कुछ जो कि पॉइंट में नहीं है वो इंटीजर में आती हैं, जो फ्लोट में आती हैं वो 4.5 6 7 कुछ इस तरह। डबल में भी खैर यही काम होता है। और करेक्टर्स में कोई भी करेक्टर आ सकता है, जैसे ये करेक्टर डाल दिया मैंने, आ गया, के आ गया, जे आ गया, एम जे, कुछ भी करेक्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बूलियन, बूलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इन दोनों में से आप एक असाइन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और असाइन नहीं होगा। देख लिया है आपने कि मतलब एरर दे दिया एडिटर ने हमें, साथ ही के बूलियन डाटा टाइप को, यार ये क्या आपने लिख दिया, बूलियन डाटा टाइप क्या आ गया, प्रॉब्लम्स में बता दिया उसने। खैर, स्ट्रिंग्स में आप कोई भी मतलब टेक्स्ट टाइप, यू कैन टाइप टेक्स्ट, एंटर टेक्स्ट, कुछ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो कोई मसला नहीं होगा, जैसे कि ऊपर बूलियन के साथ हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रिंग इसी काम के लिए है और बूलियन अपने और काम के लिए है। जावा नंबर्स क्या हैं? नंबर्स आप किन किन डाटा टाइप्स में कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर टाइप 4 में आप स्टोर कर लेंगे, और फ्लोट और डबल आप पॉइंट की वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। डबल की प्रिसीजन ज़्यादा होगी,
फ्लोट से पॉइंट्स के बाद, और ये रेंजेस हैं इनकी -128, और शॉर्ट आ गया, फिर ये शॉर्ट की रेंज, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल। बस कुछ इस तरह है ये। बूलियन डाटा टाइप्स क्या होती हैं? बूलियन डाटा टाइप्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही लेती हैं, इनके अलावा और ये कुछ मतलब वैल्यूज ना अपने अंदर रखती हैं ना हमें देती हैं। और इसको हम देख लेंगे यहाँ। बूलियन बूलियन डाटा टाइप बनाने का मतलब, बूलियन आपने लिखा, साथ उसका वेरिएबल लिखा, आगे आपने ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चीज़ असाइन कर दी। अगर मैं यहाँ तो लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स के अलावा, तो कंपाइलर ने मुझे एरर दे दिया है कि ये आपने मतलब ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ लिख दिया है, हालांकि बूलियन में ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ आएगा नहीं। और हमने उन्हीं वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया है, तो उन्होंने अपनी अपनी वैल्यूज दे दिया ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ कुछ इस तरह बूलियंस यूज़ हो जाते हैं। और बस ये बूलियन डाटा टाइप्स क्या होती हैं? बूलियन डाटा टाइप्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही लेती हैं, इनके अलावा और ये कुछ मतलब वैल्यूज ना अपने अंदर रखती हैं ना हमें देती हैं। और इसको हम देख लेंगे यहाँ। बूलियन बूलियन डाटा टाइप बनाने का मतलब, बूलियन आपने लिखा, साथ उसका वेरिएबल लिखा, आगे आपने ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चीज़ असाइन कर दी। अगर मैं यहाँ तो लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स के अलावा, तो कंपाइलर ने मुझे एरर दे दिया है कि ये आपने मतलब ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ लिख दिया है, हालांकि बूलियन में ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ आएगा नहीं। और हमने उन्हीं वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया है, तो उन्होंने अपनी अपनी वैल्यूज दे दिया ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ कुछ इस तरह बूलियंस यूज़ हो जाते हैं। और बस ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया था, लेकिन हम दोबारा स्पेशल इनको ही देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। खैर मैंने ये पेस्ट किया और ये कोड इसको रन किया, न्यू टर्मिनल, ये प्रिंट हो गया है क्योंकि माई ग्रेड मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें बी स्टोर किया, तो एक ग्रेड को मैंने प्रिंट करवाया, तो मुझे बी शो हो गया जो उसकी वैल्यू थी। सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं हम कैरेक्टर यूज़ करते हुए। बस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स प्री डिफाइंड होती हैं, उनका साइज डिफाइन किया होता है कंपाइलर ने स्ट्रिंग्स को छोड़ के, जैसे कि बाइट हो गई, उसका साइज है शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और चार, ये सारी प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स नहीं है ये, इसी वजह से इनका साइज भी कंपाइलर नहीं डिसाइड किया। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ये होती हैं कि जो यूजर डिफाइंड होती हैं, यूजर डिफाइंड होंगी और जावा उनको डिफाइन नहीं करता। जैसे कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी इंट, फ्लोट, चार, बूलियन, ये जावा से डिफाइंड हुई है, जिसकी वजह से इनका साइज भी हमें पता है। ऑन दी अदर हैंड प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज़र खुद बनाता होता है, और प्रिमिटिव डाटा टाइप की कोई वैल्यू होगी, आप अगर कोई प्रिंट करवाएं किसी वेरिएबल को वैल्यू दिए बगैर, तो कोई आपको वैल्यू शो होगी। ऑन दी अदर हैंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ ऐसा केस नहीं है। और आगे हम देख लेते हैं द साइज ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप डिपेंड ऑन द डाटा टाइप, जैसे कि इंट का साइज डिपेंड करता है इंट पे, जो कि इंट का हमें पता है ये कितना है, वाइल नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ऑल हैव द सेम साइज, इनका सेम साइज होगा। प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टार्ट विद द लोअर केस, जैसे कि इंट, फ्लोट और चार जो थे ये स्मॉल लेटर से शो हो रहे थे, लोअर केस में थे, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स अपर केस में होंगे, स्ट्रिंग्स, क्लासेस।
टाइप कास्टिंग क्या है? किसी एक प्रिमिटिव डाटा टाइप इंट, फ्लोट, चार और डबल इस तरह के डाटा टाइप्स को अगर हम किसी दूसरी डाटा टाइप्स आपस में ही, जैसे कि इंट को फ्लोट में करना है हमने कन्वर्ट और फ्लोट को हमने इंट में करना है कन्वर्ट, तो वो इस डाटा टाइप चेंज करने को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग वो होती है जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है, उसके लिए आपको इजाफी कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप बस असाइन कर सकते हैं फ्लोट को इंट की तरफ, और या जो भी है आप जिस तरह भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हो जाएगी। स्मॉलर डाटा टाइप्स को लार्जर में कन्वर्ट करने के लिए हम वाइडनिंग यूज़ कर लेते हैं। नैरोइंग वो है जिसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा इजाफी। ज़्यादातर वाइडनिंग यूज़ होती है, और अगर यूज़ होती भी है कहीं तो, वरना नैरोइंग कुछ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हम ये देख लेते हैं, खैर कॉपी कर लेंगे हम इसको, एडिटर में पेस्ट कर लेंगे, रन भी कर लेंगे। 9 एंड 9.0 इंटीजर, एक मैंने इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया और एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया। डबल को मैंने इंटीजर ही असाइन कर दिया जो कि 9 था, लेकिन डबल पॉइंट्स में वैल्यू लेता है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट में शो कराएगा। और ये वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कुछ इस तरह ही हो गई, कुछ मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस असाइन ही करनी थी वैल्यूज, और वो हमें दिखा दी उसने 9 और 9.0। नैरोइंग टाइप कास्टिंग जो कि आपको खुद मैनुअली करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको इतना सा कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है कि पैरेंथेसिस के अंदर आपको बताना पड़ता है कि मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने लगा हूँ इस डाटा टाइप को। ये हम अपने कंपाइलर में रन करते हैं, अपने एडिटर में रन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने दिखा दिया है 9.78889 जो भी है, ये कुछ इस तरह है। नेम में ही एंटर कर लेते हैं हम, अब ज़्यादा क्लियर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डबल को पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज दे दी हमने, और जो इंटीजर है अब उसमें हम डबल की वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर जो है वो सिर्फ 9 ही लेगा, पॉइंट के बाद वाली को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि इंटीजर में तो जाता ही सिर्फ इंटीजर है। और बस हम आप अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे डबल की वैल्यू में डबल आ जाएगा, इंटीजर की वैल्यू में इंटीजर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है ये भी अभी हम देख लेते हैं। अब ये दो वेरिएबल बनाए हैं मैंने यहाँ, मैंने अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ ई प्लस प्लस तो मुझे क्या शो करेगा, एक मिनट। सेव नहीं किया, मैं सेव करना भूल गया, इस वजह से मुझे उसने ई दिखाया ही नहीं। E3 आएगा क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर अगले स्टेप में मैं इसको प्लस ई कर दूं तब हमें ये 4 दिखाएगा एट द स्पॉट। ओ 5, क्योंकि इधर 4 हो चुका है, ये मैं लिख भी देता हूँ, मैं खुद भूल गया। यहाँ ये 4 हो चुका है और यहाँ 5 हो जाएगा। और इसी तरह डिक्रीमेंट भी यूज़ होगा पोस्ट में पहले, पोस्ट में बाद में। वो एट द स्पॉट हमें नहीं दिखाएगा कि आपके वेरिएबल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो कर देगा अगर हम बाद में प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि अभी हम इसमें इंक्रीमेंट हटा दिया, अब उसने 4 ही दिखाया, ऊपर 3 था उसने वहाँ 4 ऐड कर दिया, लेकिन उसने बाद में हमें 4 ही दिखाया क्योंकि 4 ही बड़ा हुआ था उसके अंदर एट द स्पॉट। कुछ इस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे हम। स्ट्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हम यूज़ करें अगर एक ही जगह पे तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं।
जैसे कि मैं अभी इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा और फिर अपना कोड स्ट्रिंग वाला पेस्ट करूंगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। कुछ इस तरह ही अगर मैं इसको लंबा कर दूँ तो यही प्रिंट होगा। इसको मतलब स्ट्रिंग्स का काम ही यही है, काफ़ी लंबा सीक्वेंस हो कैरेक्टर्स का, वो प्रिंट करवाने के लिए, वो यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में कहीं हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग्स तो हमने पढ़ ली थी, अब ये स्ट्रिंग्स कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे, अपने एडिटर में पेस्ट करेंगे। इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ सारा, कमेंट्स तो काफ़ी हो गए हैं। अच्छा खैर, इधर मैंने ये पेस्ट कर दिया। इसको मैं रन करूँगा तो मुझे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा कि इसमें क्या लेंथ है इसकी। 26 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये इसने मुझे बता दिया है। और बस यही है स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन, इस काम के लिए यूज़ होता है। अब स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, जैसे कि अब हम दोबारा करके देख लेते हैं किसी और स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग इन द हाउस, इस तरह कुछ कर लेते हैं हम। टर्मिनेटर डालेंगे और उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट कराएंगे। हाँ, सिस्टम डॉट आउट में हम सिंपली जो वेरिएबल में बनाया कल हम वो प्रिंट कराएंगे। देखेंगे कि शो हुआ इन द हाउस। अब हम इसकी लेंथ अगर हमने जानी है तो हम इसको, इसके नाम के बाद हम डॉट डालेंगे, उसके बाद लेंथ का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमें लेंथ पता लग जाएगी, जो कि 14 कैरेक्टर हैं इसके अंदर। और कुछ इस तरह लेंथ का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। एक और मेथड है हमारे पास, तो अपर और लोअर केस, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या करता है। हमने प्रिंट किया। अच्छा, तो इसने अपर केस में सारे अपर केस बना दिए अगर हमने वो मेथड यूज़ किया, और लोअर केस में सारे लोअर केस बना दिए। यूज़ करने का इसको भी तरीका वही है, स्ट्रिंग बनाओ, नाम लिखो, कोई यू लिख देते हैं इस बार, यू एंड मी। ओके, अब सिस्टम डॉट आउट करेंगे। यू था हमारा जो भी वेरिएबल हमने स्ट्रिंग से बनाया था, टू अपर केस अगर हम करेंगे तो लोअर केस कर लेते हैं पहले, डॉट आउट, फिर वही यू डॉट टू अपर केस। हम देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट शो होता है। पहले हमें स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा मी, और फिर उसमें कैपिटल लेटर्स में। कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं हम ये फंक्शन। जावा में यूज़र इनपुट कैसे लेंगे, हम उसका भी एक प्रोग्राम करते हैं। जावा इनपुट बाय यूज़र डॉट जावा, क्लास उसमें दे ही दी बनाई, ठीक है भाई। पब्लिक एक्टिव void main string args। इसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा स्कैनर डॉट import java dot util dot scn। ओके, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और यही था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं आई
इज इक्वल टू 9, बल्कि नहीं, यूजर्स इनपुट लेनी है हमने, तो हम खुद की इनिशलाइज करेंगे उससे। इसके बाद हमने स्कैनर का कोई नाम रखेंगे, हम SCR रख देते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम, या शायद सिस्टम डॉट इन सिस्टम इनपुट, और ये हमारा स्कैनर बन चुका है। और अब हम सिस्टम डॉट आउट करेंगे ताकि हम कुछ मैसेज प्रिंट कराएं। एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और कुछ इस तरह हम इनपुट लेंगे कि i इज इक्वल टू SCR डॉट नेक्स्ट इंट हम कर देंगे, नेक्स्ट इंट, और उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट कर देंगे i को। तो ये हमारी यूजर इनपुट जो एक इंटीजर की थी वो ले हो गई है। एंटर नंबर हमें शो कर दिया गया है यहाँ, तो हम 3 एंटर करते हैं तो हमें 3 उसने रिटर्न में भी दे दिया है। एक वार्निंग आ रही है साइड पे कि मैं सोर्सली टाइप कुछ इस तरह। इसको हल करने के लिए आपको अपना स्कैनर बस क्लोज कर देना है। SCR हमारा स्कैनर था, इसको एक डॉट लगाएंगे, क्लोज करेंगे, स्कैनर क्लोज हुआ, वार्निंग चलेगी, फिर इस तरह से इनपुट हो जाएगी, ले सकते हैं आप। और बस यही था, दोबारा एक दफ़ा रन कर लेते हैं। 1 2 3 4 एवरी 1 2 3 4 उसने प्रिंट कर दिया। जावा मैथ, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और हमें वो हेल्प करते हैं मैथमेटिकल टेंथ बड़ा था तो हमें ऑब्वियसली हमने मैक्स यूज़ किया है तो हमें वो 10 दिखाएगा। अगर कोई भी नंबर यहाँ अपनी मर्जी के दे दें, 54 दे दें तो इस पर ये 54 शो करेगा। अगर हम इस पर यहाँ इसको 100 कर देते हैं तो इस तरह ये हमें दोनों में से जो मैक्सिमम है वो शो कर देगा। मैक्स का जो हमारे पास मेथड और फंक्शन था वो हमें मैक्स वैल्यू दे रहा था, जो भी हम दो वैल्यूज उसमें एंटर करते हैं मिनिमम भी मिनिमम देगा। अगर हम इसको यूज़ करें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, हम इसे यहाँ पेस्ट करते हैं, इस बार सेमीकोलन हटा देंगे हम एंड से ताकि एरर ना आए। मिनिमम 5 था, इसने 5 दिखा दिया। अब अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली ये 1 दिखाएगा। कुछ इस तरह मिनिमम का फंक्शन यूज़ होगा। स्क्वायर रूट भी है, हम कॉपी करेंगे, एडिटर में पेस्ट कर लेंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सेमीकोलन हटा देंगे और ये हमें स्क्वायर रूट बता देगा कि ये 8 का स्क्वायर रूट है। 64 8 का स्क्वायर रूट है। अगर इसको ही मैं 4 कर दूँ तो ये 2 दे देगा आंसर में, 2 जैसे कि यहाँ इसने दे दिया है। जावा में इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं? इफ़ एल्स कुछ इस तरह यूज़ होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, दी हुई कंडीशन ट्रू है, अभी हम इसको करते हैं प्रैक्टिस में लेके आते हैं, इसको एडिटर में पेस्ट करेंगे, फिर इसको रन करेंगे, फिर समझेंगे कि ये हो कैसे रहा है। गुड इवनिंग, कैसे, क्यों? अच्छा, सेव नहीं किया था, इस वजह से 20 इज़ ग्रेटर देन 18, और मतलब 20 इज़ ग्रेटर देन 18 कोई मसला नहीं है, पता है हमें। कुछ इस तरह है कि आप इफ लिखेंगे सबसे पहले, दरम्यान में कंडीशन होगी, जो कि ट्रू होगी तभी तभी सिर्फ तभी जो है आगे कोड एग्जीक्यूट होगा। और आप फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे, अंदर आप सिस्टम में जो भी कराना चाहें प्रिंट वो आप करा सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, समझाने के लिए था ये। जैसे कि अगर ये 20 ग्रेटर देन 18 है, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कुछ दिखाया ही नहीं, एंड टर्मिनल पे हमें कुछ शो नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है ही नहीं। इफ तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। इफ को एल्स के साथ कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट
सेव किया फिर रन किया, टर्मिनल में रन हो रहा है। ये गुड इवनिंग इसमें शो करती है। टर्मिनल में छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें हमारा कोड नज़र आ जाए। टाइम जो है वो छोटा है 18 से, नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि टाइम 20 है, 20 18 से छोटा नहीं है। इसका मतलब इफ़ वाली जो लाइन है, इफ़ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पे चला जाएगा कंपाइलर। और इफ एल्स इफ के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर ये हुआ है तो ये, अगर ये नहीं है तो फिर ये आगे मैंने कोड दिया हुआ है ये रन कर दो। तो गुड इवनिंग का कोड है वो रन हो जाएगा, हमने लिखा हुआ है। और कुछ इस तरह इफ एल्स यूज हो जाते हैं। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स अगर हमने यूज़ करनी है किसी प्रोग्राम में तो हम इस तरह करेंगे। तो हम कोड कॉपी करेंगे और इधर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और पेस्ट किया मैंने और रन किया। और अब हम इसे समझेंगे भी, प्रॉब्लम्स में कोई वार्निंग है। अच्छा ओके ओके। गुड इवनिंग, एक मिनट नया ही टर्मिनल बना रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग शो हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ गुड इवनिंग। ओके, तो ये कुछ इस तरह है कि टाइम की वैल्यू 22 थी। इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10, जो कि नहीं है, 22 10 से छोटा थोड़ी ना है, 22 20 से भी छोटा नहीं है। और ये तो एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही, अगर ऊपर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स तो होना ही होना है। तो हमें गुड इवनिंग दिखा देगा। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स अगर हमने बीच में यूज़ करनी है तो हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड इफ एल्स कुछ इस तरह यूज़ हो जाएंगे। इसको हम देखते हैं, समझते हैं, एडिटर में रन करते हैं। इसको मैंने पेस्ट किया, सेव किया, रन किया। गुड इवनिंग प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है आप कंडीशन देते हैं। कंडीशन कमेंट्स में लिख देता हूँ वरना कंडीशन हो गई। यहाँ आप ट्रू देखते हैं, ट्रू वैल्यू जो भी है आपने शो कराना है, और यहाँ फॉल्स आप लिख देते हैं। अब इसको समझिए ज़रा, अब समझ आ जाएगी। 20 18 से छोटा है नहीं, तो फॉल्स वाली मतलब जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा गुड इवनिंग। अगर इसी को मैं इस तरफ को कर दूँ तो गुड डे प्रिंट हो जाएगा। और कुछ इस तरह शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज़ हो जाते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं हम जावा के अंदर, ये कुछ एक्सप्रेशन होता है, ये अब हम कॉपी करेंगे। पहले इसको समझ लेंगे फिर बाद में ओके। तो अभी मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ ये कोड छोटा सा सिंटैक्स मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। और स्विच में यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे जो भी, अगर ए है, ए का हमने मतलब आई करना है तो हम इसको आगे चेंज करेंगे। तो और डिफ़ॉल्ट को हम वैसे ही रहने देंगे, इंट ए इज इक्वल टू 2। और कोड को हम, एक मिनट, इसको हम डॉट आउट हेलो कर देते हैं, इसको सिस्टम डॉट आउट कर देते हैं, वर्ल्ड कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट में भी हम कुछ लिख देते हैं, कूल लिख देते हैं। इसमें क्या, टर्मिनेटर, ओके 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 ओके, गलती हो गई। नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ए 2 के इक्वल है, केस 2 यहाँ देख लेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अच्छा खैर, डिफ़ॉल्ट में अगर ये कुछ भी नहीं होगा, इन सब में से ये कुछ भी नहीं होगा, तो डिफ़ॉल्ट डाला तब होगा प्रिंट, कूल तब प्रिंट हो गया है। ब्रेक कोड जहाँ मतलब वैल्यूज मैच हो जाएंगी, केस 1 ये मैच हो जाएगा। अभी देख लेते हैं हम, जैसे कि अगर
इसको हम रन करवाएं, ये मैच हो जाएगा तो ब्रेक जो होगा उधर ही कोड उधर ही रोक देगा ये स्विच वाला। और अगर हम इसे 2 कर दें, आगे कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और अगर हम इसे 3 करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा। डिफ़ॉल्ट तो होगा ही, अगर बाकी ना हुए तो डिफ़ॉल्ट होगा। और कुछ इस तरह बस ये स्विच स्टेटमेंट यूज़ करती हैं। फोर लूप अब हम देखते हैं फोर लूप के साथ कैसे यूज़ करना है। एक मिनट, इसमें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ तो वैल्यू इनिशियलाइज और डिक्लेयर होगी पहले पार्ट में। मैं एक मिनट देता हूँ। डिक्लेयर इनिशियलाइज, बीच में कंडीशन आएगी, कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी आप करना चाहें होगा। अब ये कोड कितनी दफ़ा चलेगा? 0 है, 0 से लेकर 5 तक, 5 टाइम्स ही चलेगा ये कोड। 1 2 3 4 5 और इंक्रीमेंट हो रहा है आगे, मतलब आई वहाँ तक जाएगा कि ये 5 से कम ही रहे 4 तक, तभी हमें आई की लास्ट वैल्यू 4 मिली है। कुछ इस तरह फोर लूप काम कर लेगा। और बस यही है कोड। अगर आप कोई चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो तो आप इधर दरमियान में रख सकते हैं उसको फोर लूप के, और रिपीट होता रहेगा जितनी बार आप मर्जी करा लें। 59 कर लेते हैं। क्रिएट वाइल लूप जावा में कैसे यूज़ करते हैं अब हम ये देखेंगे। वाइल लूप का काम सारा फोर लूप वाला ही है, सिर्फ ये कि हमें फोर लूप्स में लिमिट्स का पता होता है। वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंडीशन कहाँ तक जानी है, लिमिट कहाँ तक होगी, हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, हमें इस बात का नहीं पता होता। ये मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट करके रन कर दूँगा और फिर देख लेंगे, समझ लेंगे कैसे लूप चल रहा है। इंक्रीमेंट का पोर्शन, एक मिनट, 0 से 4 तक गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से 0 और ये 4 तक। अच्छा खैर, इनिशियलाइज हुआ, ये तो मतलब नॉर्मली करते रहते हैं। अलग मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। वाइल जब तक आई 5 से छोटा है तब तक ये लाइन चलती रही। अभी तो खैर आई 0 है, जब आई हुआ 5 के बराबर हो गया तो ये कोड चलना ख़त्म हो जाएगा। और बीच में हम आई में इंक्रीमेंट भी करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ, खैर आई प्रिंट हो रहा है यहाँ। खैर ये ठीक है, हम इसे समझ ही सकते हैं, ये ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है ये कोड काफ़ी। कि आई में एक ऐड हुई जा रहा है जब तक 5 को मीट नहीं करता। जब 5 को मीट कर देगा कोड चलना बंद हो जाएगा और आगे अगले स्टेप में चले जाएंगे हम। 0 से 4, बस ठीक है, यही कुछ इस तरह वाइल लूप का। एक और कंटिन्यू जावा में क्या क्या फंक्शन देते हैं, हमें ये किस काम के लिए होते हैं, ये अब हम देख लेंगे। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, समझेंगे, जाके एडिटर में पेस्ट करेंगे। इसको फिर मैं ये कमेंट कर दूँ और अब हम इसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। टर्मिनल छोटा कर लूँ 0 1 2 3 और 4 पे ही ख़त्म ही हो गया। मतलब आगे 4 पे हमने ब्रेक लगा दी थी तो जाहिर बात है कोड कट आउट हो गया वहाँ से। और बस यही है ब्रेक का काम, कि जहाँ कंडीशन मीट होती है वहाँ ये रोक दे, कोड को रोक दे। इफ आई इज इक्वल टू 4 ब्रेक, कोड रुक गया और हम बाहर आ गए कोड से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सम डॉट वी आर आउट फ्रॉम द लूप और मैं ऐसे प्रिंट कर दूँ तो हमें ये प्रिंट हुआ भी नज़र आ गया कि वी आर आउट ऑफ द लूप। आउट का टी नहीं था वैसे। अच्छा खैर, समझ तो आ गई है। कॉन्टिन्यू को देख लेंगे बिल्कुल इसी तरह, हम समझेंगे जाके कॉन्टिन्यू क्या करता है। एक मिनट, यार रन किया, ओके ओके, ठीक है ठीक है। कॉन्टिन्यू काम स्किप करना होता है वैसे। अब हमने लगाई थी कॉन्टिन्यू की, ये कॉन्टिन्यू यूज़ किया था हमने इफ में हमने ये यूज़ किया था कॉन्टिन्यू। 4 अगर आई 4 के इक्वल होता है तो ऑब्वियसली हम 4 को स्किप कर देंगे, क्योंकि आगे मतलब ये सारा कोड स्किप हो जाएगा। इफ आई इज इक्वल टू 4 कॉन्टिन्यू, ये स्किप हो जाएगा कोड।
अगले अल्ट्रेशन पे चला जाएगा। ये जो कि 5 है, ये हम देख सकते हैं यहाँ 3 के बाद सिर्फ 5 आ रहा है। कुछ इस तरह यूज़ हो जाएगा कंटिन्यू जावा में। बस खैर ये इतना ही है। जावा अरेज क्या है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम अरेज यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स लगा के डेटा टाइप लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे इस तरह, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे वैल्यूज़ आगे, और वो हमारी अरे बन जाएगी। जावा में अरेज इस तरह बनती हैं। और कुछ एक्सेस का हम देख लेते हैं कि हम अरेज की वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। एक वैल्यू को एक्सेस करना तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि वो तो सिंपली बस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब कि अगर एक वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसमें कैसे हम एक्सेस करेंगे उसकी वैल्यूज़ को। तो ये कुछ इंडेक्सेस यूज़ हो रही होती हैं इस टाइम। अभी हम देखेंगे इंडेक्सेस क्या होती हैं। एरे की पहली वैल्यू इसका मतलब 0 इंडेक्स पे पड़ी होती है। ब्लॉक्स होते हैं, ये कह लें। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होंगी उतने इंडेक्स ज़्यादा होते रहेंगे। 0 पे वोल्वो पड़ी है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ, नहीं 4 तो है नहीं हमारे पास, 3 कर दूँ, तो ये हमें लास्ट वाली दिखा देगी। कुछ इस तरह से अरेज बन जाती हैं, कुछ इस तरह से हम उनको एक्सेस कर लेते हैं। लूप थ्रू एन एरे, एरे में लूप कैसे यूज़ करेंगे ये हम देख लेते हैं। ये एक एरे थी कार्स नाम की, इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई थी। हमने इसकी हर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हमने फॉर लूप लगाया। आई 0, मतलब ये तो हमने 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमने 0 से ही शुरू कराना है। इंडेक्स को दोबारा हम देख ही लेते हैं। ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी ये चलता रहेगा। कार्स की लेंथ तक चलेगा, और ये लूप और इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि हमने 0 से एटलीस्ट हमने 3 तक जाना है, तो इंक्रीमेंट तो लाजमी होगा। हम कार्स का इंडेक्स बीच में रख देंगे, जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिल जाएगी सारी लूप्स की, जितनी भी अंदर उसके वैल्यू पड़ी हुई हैं वो हमें मिल जाएंगी कुछ इस तरह। जावा में मल्टी डायमेंशनल अरेज कैसे बनती हैं ये अब हम देख लेंगे। और कुछ इस तरह होगा कि इनके बाद मतलब जिस तरह की भी आपने अरे बनानी है, उसके बाद आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स या 3 या जितनी मर्जी आप लगा लें, तो उसके बाद आपको मतलब इस कुछ इस सिंटैक्स को लिखना होगा कि वैल्यूज एंटर करनी होंगी या करवानी होंगी यूज़र से। तो हम अभी ये देख लेते हैं कि कैसे वर्क होगा इस पे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब कुछ इस तरह होगा कि ये मैट्रिक्स एक बन रहा है इस तरह। हाँ, कुछ इस तरह बिल्कुल परफेक्ट ये उस मैट्रिक्स शेप में ही आया है। ये जो होगा ये 0 रो होगी, और ये जो होगा ये 1 रो होगी। और अगर हम इसके नीचे जाएं तो ये हमारे पास 0 कॉलम होगा। एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल उस लाइन में आ जाए। हाँ, और ये हमारे पास 1 2 और ये 3। अब कुछ इस तरह है कि हम इनको एक्सेस इस तरह कर सकते हैं कि जो यहाँ वाला नंबर होगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे सबसे ज़्यादा, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा कॉलम लेफ्ट, और राइट पे जो होगा कॉलम राइट, और मैं कंफ्यूज हो गया। कॉलम राइट पे जो सबसे ज़्यादा होगा, जो कि इस बॉक्स पे होगा, इस बॉक्स में हम कॉलम लिखेंगे। और जो लेफ्ट पे होगा फादर्स लेफ्ट पे, इधर जो है लेफ्ट पे रो होगी। ओके ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा खैर, अब अगर हमने वैल्यूज एक्सेस करनी है तो हम देखेंगे कि पहली रो है वो 0 है, और दूसरी रो 1 है, और ये कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स हैं। अच्छा, अगर मैंने 6 एक्सेस करना है तो मैं 1 और 1 दूंगा, तो शायद मेरे से 6 एक्सेस हो जाएगा। देखते हैं, एक मिनट में टर्मिनल थोड़ा साफ कर लूँ। ऐसे 6 हो चुका है प्रिंट, और कुछ इस हिसाब से मतलब आपने ख्याल करना है कि अगर मैंने 4 प्रिंट कराना है, जैसे कि मैंने 4 कराना है, तो
कुछ इसी पैटर्न पे, क्योंकि 0 रो में है और इसका कॉलम 3 है। मैंने 4 क्यों लिखा है, ठीक ठीक। और अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरह अगर आपको मैट्रिसेस बनाने आ गए हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज में, तो आप इजीली मतलब देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पड़ी है, और ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ पड़ी हैं। खैर कुछ इस तरह यूज़ हो जाएंगी। मल्टी डायमेंशनल अरेज में लूप्स कैसे लगेंगी वो भी हम देख लेते हैं। तो होंगी 2 कॉपी होंगी यहाँ से, इनको हम कॉपी करेंगे अपने एडिटर में। और कुछ इस तरह है कि सिंपल लूप चलाना हमने देख लिया है, ये वही मैट्रिक्स वाला काम ही हम दोबारा कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ कुछ इस तरह ही। और फर्स्ट लूप जो है वो हमारी कॉलम्स के रोज कंट्रोल कर रही है। रोज फर्स्ट लूप, और अंदरूनी जो मतलब काम हो रहा होगा वो कॉलम्स पे हो रहा होगा। सेकंड लूप, और हमें सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। ये कुछ इस तरह होगा अगर मैं इसको लेंथ की बजाय, अगर मुझे मैनुअली पता है कि जो हमारे पास रोज हैं वो 2 हैं, तो मैं इसको 2 कर दूंगा। और मुझे पता है कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो मेरे पास 4 3 4 है, 4 है। और तो मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये इसके साथ मैंने 4 के साथ किया है, तो इस वजह से ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई है कि एक मिनट यार, अच्छा पहली वाली तो 0 थी, दूसरी 1 थी, तीसरी 2 थी, और अब ये 3 है। तो हुआ ऐसे है कि उसने 7 तक तो प्रिंट कर दिया है, और आगे उसने 4 तक जाना चाहा है, 3 तक जाना चाहा है, क्योंकि 4 तक थी ना कॉलम की वैल्यू, अब उसने 3 तक जाना चाहा है। और वो बता रहा है कि ये तो इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर इस एरर को सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो एंड पे मेरे पास 4 आ जाएगा। ये देख लें, ये 4 लिखा हुआ आ गया है मेरे पास एंड पे। तो कुछ इस तरह मल्टी डायमेंशनल अरेज ग्रुप के साथ काम कर लेंगी। मेन चीज़ फिर वही बात कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स देखना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी वैल्यू किधर है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। कुछ इस तरह लूप्स हो जाएंगी। अगर हम एक्सेस करना चाहें 1 के 3 पे अगर कुछ पड़ा है तो हमें वो दिखाया जाए, यानी कि फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट है तो ये, लेकिन वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं अरेज इस वजह से, तो हम यहाँ लिखेंगे अब 1, और यहाँ अगर हम 3 ही कर दें, हाँ 3, तो हमें देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मतलब बता दिया कंपाइलर ने कि इंडेक्स तो मतलब 3 तक जा ही नहीं रहा। मेन बात की मैट्रिक्स की मतलब देखना ही है कि मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है फिगर आउट करना कि कौन सी वैल्यू किधर पड़ी है, कैसे है, हम कैसे एक्सेस करेंगे एग्जैक्टली उसी वैल्यू को।